तो कैसे हो? उम्मीद करता हूँ अच्छे समझते हैं सुख होंगे। दोस्तों, हम कोशिका के बारे में अध्ययन कर रहे थे। पिछली कक्षाओं में हमने कोशिका के बारे में जाना, कोशिका का विशेषता क्या होती है, कोशिका की थ्योरी किस किसने वैज्ञानिक ने दी, मॉडर्न थ्योरी किसने दी, सेल थ्योरी किसने दी थी सेल थ्योरी दोस्तों? स्लाइडेन ने सवान ने दी थी। कब दी थी? 1838 और 39 में दी थी। मॉडर्न सेल थ्योरी किसने दी थी दोस्तों? विर्चोव ने दी थी। किसने दी थी? विर्चोव ने दी थी। हमने अलग अलग कोशिकांगों के बारे में अध्ययन किया, जैसे गोल्जिकाए, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, सभी के बारे में हमने देखा था। इसके अलावा दोस्तों आज हमारा टॉपिक रहेगा कोशिका विभाजन। क्या रहेगा? कोशिका विभाजन। अच्छा दोस्तों, कोशिका विभाजन के बारे में सबसे पहले किसने बताया दोस्तों? किसने बताया? विर्चोव ने। किसने बताया? रुडोल्फ विर्चोव ने। विर्चोव। और इसने क्या दिया था दोस्तों? इसी ने ही मॉडर्न सेल थ्योरी बताई थी। और क्या क्या, क्या कहा था? ओमनी सेलुला ओ सेलुला। क्या कहा था दोस्तों? ओमनी सेलुला ई सेलुला। कि पूर्ववर्ती कोशिकाओं से क्या होता है? नवनिर्मित कोशिकाओं का निर्माण होता है। इसने बताया था। किसने बताया था? रुडोल्फ विर्चोव ने बताया था। और इन्होंने ही कोशिका विभाजन के बारे में बताया दोस्तों। हाँ दोस्तों, अब आते हैं मुद्दे पे कि कोशिका विभाजन का क्यों आवश्यक है? कोशिका विभाजन, कोशिका का विभाजन होना क्यों आवश्यक है दोस्तों? ये मान लीजिए कोशिका है और इसके अंदर क्या है दोस्तों? केंद्रक है। मैंने बताया था, जब हमने पढ़ा था, कोशिका का सामान्य परिचय देखा था, तब मैंने बताया था कि कोशिका पे किसका नियंत्रण होता है दोस्तों? केंद्र का नियंत्रण होता है। किसका नियंत्रण होता है? केंद्र का नियंत्रण होता है। इसमें क्या है दोस्तों? ये मान लीजिए क्या है कोशिका में? कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्म। क्या है? साइटोप्लाज्म है। जब कोशिका क्या होगी दोस्तों? आकार में बड़ी होगी। क्या होगी दोस्तों? आकार में बड़ी होगी। आकार में बड़ी होगी तो क्या होगा? कोशिका द्रव्य में भी क्या होगी दोस्तों? वृद्धि होगी। कोशिका द्रव्य में भी क्या होगी दोस्तों? वृद्धि होगी। और केंद्रक में क्या होगा दोस्तों? केंद्र का नियंत्रण होता है कोशिका पे। केंद्रक नियंत्रण करता है कोशिका पे। और जब आकार में बड़ी हो जाएगी, कोशिका द्रव्य में वृद्धि हो जाएगी, तो क्या होगा? दोनों का क्या होगा? संतुलन बिगड़ जाएगा। और केंद्र क्या होगा? केंद्र का नियंत्रण अस्थायी हो जाएगा या अच्छे से नियंत्रण नहीं कर पाएगा। इसलिए क्या है दोस्तों? इसलिए कोशिका का विभाजन होना आवश्यक है। इसलिए विभाजन होना आवश्यक है। अर्थात दोस्तों, रुडोल्फ विर्चोव ने बताया कि कोशिका पूर्ववर्ती कोशिकाओं से क्या होती है? नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। और अर्थात इन्होंने बताया था कि जो नवनिर्मित कोशिका होती है दोस्तों, उसका क्षेत्रफल क्या होता है? ज़्यादा होता है। क्या होता है दोस्तों? क्षेत्रफल अधिक होता है। अर्थात क्षेत्रफल अधिक तो क्या होगा दोस्तों? आयतन कम होगा। क्या होगा दोस्तों? आयतन कम होगा। अर्थात दोस्तों, मैं सिंपल भाषा में बताऊँ आपको कि जैसे मान लीजिए हमारा परिवार है। जैसे मेरे परिवार का मुखिया कौन है? मेरे दादाजी है। मेरे परिवार का मुखिया कौन है दोस्तों? मेरा दादाजी है। जब क्या होंगे? मेरे पापा जी और कितने भाई हो गए? जैसे मान लीजिए 4 भाई हैं, उनके बाल बच्चे, हम, फिर हमारे बाल बच्चे, तो कितना होगा? फैमिली क्या होगी? परिवार क्या होगा? बढ़ गया। परिवार बढ़ गया तो क्या होगा? मेरा दादाजी का क्या होगा? मेरा दादाजी जो मुखिया है, मेरा परिवार पे नियंत्रण है मेरे दादाजी का, वो नियंत्रण क्या होगा? असंतुलन हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। मतलब मेरे दादाजी परिवार पे नियंत्रण अच्छे से नहीं कर पाएंगे। इसीलिए क्या है दोस्तों? इसी कारण क्या होगा दोस्तों? कोशिका का विभाजन आवश्यक है। कोशिका क्या होती है? आकार में बड़ी हो जाती है, कोशिका द्रव्य में वृद्धि हो जाती है। तो क्या है? इन दोनों का, केंद्र को कोशिका द्रव्य क्या होता है? संतुलन बिगड़ जाता है। इसीलिए कोशिका विभाजन आवश्यक है दोस्तों। आगे बात करते हैं दोस्तों हम कोशिका विभाजन एक साइकिल के द्वारा देखते हैं दोस्तों उस कोशिका विभाजन को। सेल साइकिल या कोशिका चक्कर। कोशिका चक्कर, सेल साइकिल। इससे पहले मैं बता देता हूं दोस्तों, कोशिका विभाजन कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। असूत्री विभाजन, इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? एमाइटोसिस। क्या बोलते हैं? एमाइटोसिस। सेल डिवीजन। क्या बोलते हैं दोस्तों? एमाइटोसिस,
सेल डिवीजन। इसमें क्या होता है दोस्तों, ये विभाजन क्या होता है, तीव्र होता है। क्या होता है, तीव्र गति से होता है तथा तीव्र व प्रत्यक्ष होता है दोस्तों, तीव्र व प्रत्यक्ष होता है। अर्थात असूत्री विभाजन में दोस्तों केंद्रक व कोशिका द्रव्य, केंद्रक व कोशिका द्रव्य का विभाजन क्या होता है दोस्तों, साथ साथ होता है। क्या होता है दोस्तों, केंद्रक व कोशिका द्रव्य का विभाजन साथ साथ होता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछा जा सकता है। केंद्रक व कोशिका द्रव्य का विभाजन कौन से विभाजन में होता है दोस्तों, असूत्री विभाजन में होता है। केंद्रक व कोशिका द्रव्य का विभाजन साथ साथ होता है। साथ साथ होता है। तीसरा पॉइंट क्या दोस्तों, ये किस प्रकार के जंतु में पाया जाता है दोस्तों, प्रोकैरियोटिक्स में। किस प्रकार के, प्रोकैरियोटिक में, प्रोकैरियोटिक में। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में क्या आता है दोस्तों, अपना समसूत्री विभाजन आता है। क्या आता है, समसूत्री विभाजन। और समसूत्री विभाजन को खोज किसने की दोस्तों, समसूत्री विभाजन की फ्लेमिंग ने की। किसने की दोस्तों, फ्लेमिंग ने की। माइटोसिस क्या बोलते हैं दोस्तों, समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन, माइटोसिस सेल डिवीजन बोल सकते हैं अपन इंग्लिश में। समसूत्री विभाजन खोज किसने की दोस्तों, फ्लेमिंग ने की। किसने की, कब की दोस्तों, 1879 में की। कब की, 1879 में की। और फ्लेमिंग ने ही क्या नाम दिया दोस्तों, माइटोसिस कहा। समसूत्री विभाजन नाम किसने दिया, फ्लेमिंग ने ही नाम दिया। और फ्लेमिंग ने ही इसकी खोज की, समसूत्री विभाजन की। इसमें क्या होता है दोस्तों, जैसे मान लीजिए ये कोशिका है, पेत्रक कोशिका है। क्या है, पेत्रक कोशिका है। इसका विभाजन हुआ, इसका विभाजन हुआ। और ये क्या है दोस्तों, संतति कोशिका है। यह क्या है, पुत्री कोशिका है। और ये क्या है दोस्तों, मात्र कोशिका या पेत्रक कोशिका। इसमें क्या है, गुणसूत्र कितने, 2 है। तो इनमें पुत्री कोशिका में क्या होंगे, गुणसूत्र 2 होंगे। अर्थात हम कह सकते हैं गुणसूत्र की संख्या क्या है दोस्तों, समान है। क्या है दोस्तों, गुणसूत्र की संख्या समान है। तो हमको अंदाजा हो गया होगा दोस्तों, ये किस प्रकार के सेल में विभाजन होता है। किस प्रकार के सेल में हो जाता है दोस्तों, दैहिक सेल में या सोमेटिक सेल में। सोमेटिक सेल में इस प्रकार का विभाजन पाया जाता है। अर्थात हम समसूत्री विभाजन किसे कहेंगे दोस्तों, पेत्रक कोशिका में गुणसूत्र की संख्या, पेत्रक कोशिका में गुणसूत्र की संख्या जितनी होती है उतनी ही गुणसूत्र की संख्या किसमें होती है, पुत्री कोशिकाओं में प्रेजेंट होती है। अर्थात हम कह सकते हैं ऐसा विभाजन जिसमें पुत्री कोशिकाओं में उपस्थित गुणसूत्र की संख्या पेत्रक कोशिका के समान होती है, उसे क्या कहते हैं, समसूत्री विभाजन कहते हैं। ये क्या दोस्तों, मात्र कोशिका या पेत्रक कोशिका। ओके दोस्तों, ये किस प्रकार की कोशिकाओं में प्रेजेंट होता है, सोमेटिक सेल में प्रेजेंट होता है। अर्थात इसकी विशेषता क्या होती है दोस्तों, क्या होती है, जैसे पहले क्या था, मैं 5 साल पहले मेरी लेंथ कितनी थी, 4 फीट का था। अब मैं कितना हो गया, 24 ईयर्स का हो गया, तो मेरी हाइट कितनी हो गई, 6, कितनी हो गई दोस्तों, 6 फीट का हो गया मैं। तो क्या होता है, जीवों में वृद्धि, जीवों में वृद्धि में सहायक है, जीवों में वृद्धि में सहायक है दोस्तों। अर्थात क्या आनुवंशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या करता है, स्थानांतरण करता है। दूसरी बात क्या है दोस्तों, घाव भरने में सहायक है। क्या, घाव भरने में सहायक है। घाव का जान गए दोस्तों, जब हमारे चोट लग जाती है, हम गिर जाते हैं तो क्या हो जाता है, ब्लड बाहर आता है, घाव हो जाता है ना। तो वही क्या होता है, वो किससे सही होता है, समसूत्री विभाजन होता है। सेल में क्या होता है, समसूत्री विभाजन होता है, उसी से क्या होता है, घाव सही हो जाता है हमारा दोस्तों। ये क्या हो गया अपना समसूत्री विभाजन। इसके बाद में क्या आता है दोस्तों, अर्धसूत्री विभाजन। मियोसिस क्या बोलते हैं, अर्धसूत्री विभाजन को क्या बोलते हैं, तो सॉरी, अर्धसूत्री विभाजन को क्या बोलते हैं दोस्तों, मियोसिस। इसकी खोज किसने की दोस्तों, सबसे पहले किसने की, विजमैन ने की। किसने की, विजमैन ने की। और इसका मियोसिस या अर्धसूत्री विभाजन का अध्ययन किसने किया दोस्तों, सबसे पहले किसने किया, स्ट्रासबर्गर ने किया। किसने किया,
स्ट्रसबर्गर ने किया। अर्थात दोस्तों मियोसिस नाम किसने दिया, अल्पसूत्री नाम किसने दिया दोस्तों, किसने दिया, फोर्मर व मूर्रे ने दिया दोस्तों, फोर्मर व मूर्रे दो वैज्ञानिक थे। इन्होंने इस विभाजन को क्या कहा दोस्तों, मियोसिस या अर्धसूत्री विभाजन कहा। कब कहा दोस्तों, 1905 में। कब कहा, 1905 में। अर्धसूत्री विभाजन में क्या होता है दोस्तों, पैतृक कोशिका। ये कितना टाइप का होता है दोस्तों, अर्धसूत्री विभाजन दो टाइप का होता है, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड। देखो दोस्तों ये क्या है, पैतृक कोशिका है। क्या है, पैतृक कोशिका या मात्रक कोशिका है। जब इस कोशिका का विभाजन होगा, क्या होगा दोस्तों, जब इस कोशिका का विभाजन होगा तो क्या होगा, गुणसूत्र की संख्या संतति कोशिका में क्या होगी, गुणसूत्र की संख्या आधी हो जाएगी। क्या हो जाएगी दोस्तों, आधी हो जाएगी। और इसको क्या कहते हैं दोस्तों, मियोसिस फर्स्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, मियोसिस फर्स्ट। फिर क्या होगा दोस्तों, मियोसिस सेकंड होगा। अर्धसूत्री विभाजन में क्या होगा, मियोसिस सेकंड होगा। इसमें भी क्या होगी दोस्तों, गुणसूत्र की संख्या क्या होगी, आधी रहेगी। क्या रहेगी, आधी रहेगी। अब आपको हमने समसूत्री विभाजन पढ़ा था तो क्या था, उसमें गुणसूत्र की संख्या क्या थी दोस्तों, समान थी। और यहाँ पे क्या है दोस्तों, गुणसूत्र की संख्या क्या है, समान है। तो इसको क्या कह सकते हैं, मियोसिस सेकंड को क्या कह सकते हैं दोस्तों, समसूत्री विभाजन के समान होता है, या समसूत्री विभाजन भी कह सकते हैं। मियोसिस सेकंड किसके समान होता है दोस्तों, समसूत्री विभाजन के समान होता है। अर्थात हम कह सकते हैं अर्धसूत्री विभाजन ऐसा विभाजन है जिसमें संतति कोशिकाओं में गुणसूत्र की संख्या पैतृक कोशिका की गुणसूत्र की संख्या से क्या हो जाती है, आधी हो जाती है। कितनी हो जाती है दोस्तों, आधी हो जाती है। ये किन कोशिकाओं में पाया जाता है दोस्तों, रिप्रोडक्टिव सेल में। किस कोशिका में पाया जाता है, रिप्रोडक्टिव सेल में, मतलब कि जनन कोशिकाओं में। किस में प्रेजेंट होता है दोस्तों, जनन कोशिकाओं में। इस प्रकार का विभाजन जनन कोशिकाओं में पाया जाता है। ओके दोस्तों, अब देखते हैं सेल साइकिल, कोशिका चक्कर। मान लीजिए ये क्या है दोस्तों, कोशिका है। ये दोस्तों G1 फेज, गैप फर्स्ट एस, और ये G2 फेज। इधर क्या है दोस्तों, ये क्या हो गया अपना M फेज या माइटोटिक फेज। इतना दोस्तों। इधर क्या है फिर, साइटोकाइनेसिस, कोशिका द्रव्य विभाजन। ये क्या है दोस्तों, G0। इसमें दोस्तों M फेज में क्या आ गए, सभी क्या हो गए, कितने चरणों में होता है M फेज, 4 चरणों में होता है दोस्तों। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। PMAT ऐसे याद कर सकते हो आप, PMAT, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। और ये क्या है, कोशिका द्रव्य विभाजन। और ये किसको क्या बोल सकते हैं अपन, एम फेज को क्या बोल सकते हैं दोस्तों, इसमें किसका विभाजन होता है, केंद्र का विभाजन होता है। किसका विभाजन होता है दोस्तों, केंद्र का विभाजन होता है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं दोस्तों, कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस कह सकते हैं। और कोशिका द्रव्य विभाजन को क्या कहेंगे दोस्तों, साइटोकाइनेसिस। क्या कहेंगे, साइटोकाइनेसिस। ओके दोस्तों, अब देखते हैं दोस्तों ये क्या होता है, G1S G2। मान लीजिए ये क्या है, यहां से लेकर यहां तक कौन सी अवस्था हो गई, कोशिका की विभाजन की इंटरफेज अवस्था हो गई। क्या हो गई, इंटरफेज। यहां से लेकर दोस्तों साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य तक क्या होती है, पैतृक कोशिका दो कोशिकाओं में या संतति कोशिकाओं में विभाजन हो जाता है। यहाँ तक की अवस्था क्या कहलाती है दोस्तों, मेटाफेज या माइटोटिक फेज कहलाती है, या एम फेज भी बोलते हैं हम शॉर्ट में। ये क्या है दोस्तों, G0 गैप, मतलब कि ये क्या है, इसमें
कोई भी विभाजन नहीं होता, कोई भी विभाजन प्रेजेंट नहीं होता दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों G1 फेज की। इसमें क्या होता है दोस्तों, कोशिका का विकास एवं वृद्धि, अर्थात हम बोले इंटरफेज की क्या होती है, सबसे लंबी अवस्था होती है, सबसे लंबी। अलग अलग नहीं देखेंगे, इसी साइकिल में समझा देता हूं दोस्तों, सभी अवस्था एक साथ समझा देता हूं। G1 क्या है, सबसे लंबी अवस्था है, इंटरफेज की सबसे लंबी अवस्था है। इसमें एक किसमें, विकास एवं वृद्धि में कोशिका का विकास होता है एवं वृद्धि होती है, अर्थात कोशिका का विभाजन पूर्णतः वृद्धि होने के बाद ही कोशिका विभाजन होता है। ऐसे नहीं कि मन में आ गई तभी वृद्धि हो गई, नहीं दोस्तों। क्या होगा, कोशिका पूर्ण परिपक्व होगी, अर्थात कोशिका क्या होगा, पूर्ण आकार विकसित कर लेगी अपने आप में, तभी क्या होगा, कोशिका का विभाजन होगा। दूसरी बात क्या है दोस्तों, इसमें क्या होता है, प्रोटीन व आरएनए का निर्माण होता है, प्रोटीन व आरएनए का निर्माण होता है G1 फेज में। ये कितने घंटों में पूर्ण होती है, समथिंग दोस्तों 12 हाउस में। कितने घंटे में पूर्ण होती है दोस्तों, 12 हाउस में पूर्ण होती है। या G1 को क्या बोल सकते हैं जिसको दोस्तों, गे फास्ट बोल सकते हैं, क्या कह सकते हैं, गे फास्ट भी कह सकते हैं। सेकेंड अवस्था आती है दोस्तों अपना, क्या आती है, एस अवस्था। क्या आती है, इंटरफेज की एस अवस्था। इंटरफेज की 3 अवस्था होती हैं दोस्तों, G1, S और G2। क्या होते हैं दोस्तों, एस अवस्था। इसमें क्या होता है दोस्तों, मेनली काम होता है डीएनए का डुप्लीकेशन या रेप्लिकेशन बोल सकते हैं अपन, या डीएनए का निर्माण होता है। ऐसे मान लीजिए डीएनए का क्या होता है, निर्माण होता है, अर्थात आपको पता है डीएनए का निर्माण होता है, तो डीएनए का निर्माण होगा तो क्या होगा, उसमें डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम भी प्रेजेंट होते हैं। क्या काम करते हैं डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, डीएनए के संश्लेषण में क्या होते हैं दोस्तों, सहायक होते हैं। क्या होते हैं, डीएनए के निर्माण में सहायक होते हैं। अर्थात आपको पता है डीएनए प्रेजेंट है तो क्या प्रेजेंट होगा, हिस्टोन प्रोटीन भी पाई जाती है, हिस्टोन प्रोटीन भी प्रेजेंट होती है। अर्थात कुछ मात्रा में दोस्तों क्या होता है, ये प्रोटीन भी प्रेजेंट होती है, प्रोटीन का निर्माण भी होता है। जैसे ट्यूबुलिन प्रोटीन का निर्माण होता है, किसका निर्माण होता है, ट्यूबुलिन प्रोटीन का निर्माण होता है। इस अवस्था को पूर्ण होने में कितना समय लगता है दोस्तों, कितना समय लगता है, 6 to 8 आवर्स। कितना समय लगता है दोस्तों, 6 to 8 आवर्स लगता है। अब बात करते हैं अपन जो दोस्तों G2 अवस्था की, अर्थात इसमें एक पॉइंट और रह गया दोस्तों, मेनली पॉइंट रह गया, कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन में जो कोशिका ऐसा अवस्था में प्रेजेंट, ऐसा अवस्था को पूर्ण कर लेगी या ऐसा अवस्था में आ जाएगी, उसका विभाजन श्योर है, वो कोशिका विभाजित होगी। अर्थात अन्यथा दोस्तों जो कोशिका ऐसा अवस्था या ऐसा अवस्था को पूर्ण नहीं करती, ऐसा अवस्था में नहीं आती है, उस कोशिका का विभाजन नहीं होगा दोस्तों। जो ऐसा अवस्था में कोशिका अपनी दिनचर्या पूर्ण नहीं करेगी, अपना कार्य पूर्ण नहीं करेगी दोस्तों, ऐसा अवस्था में प्रवेश नहीं करेगी जो कोशिका, वो क्या है दोस्तों, वो कोशिका विभाजित नहीं होगी। जैसे मैंने पीछे की कक्षा में बताया था, ऐसी कौन सी कोशिका है जो विभाजित नहीं होती, कौन सी कोशिका दोस्तों, ऐसी कौन सी कोशिका जो विभाजित नहीं होती, मैंने बताया था पेशीय तंत्रिका कोशिका या तंत्रिका कोशिका, मैंने बताया था पेशीय कोशिका व तंत्रिका कोशिका। वह तंत्रिका कोशिका जो क्या होती है दोस्तों, ऐसा अवस्था में प्रवेश नहीं करती, अर्थात तंत्रिका कोशिका का विभाजन नहीं होता। अब आते हैं बात दोस्तों G2 अवस्था में, गैप सेकंड में। इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें क्या होता है दोस्तों, सेंट्रोसोम का विभाजन होता है, अर्थात सेंट्रोसोम का विभाजन होगा। तो दोस्तों मैंने पढ़ाया था सेंट्रियोल किसे कहते हैं, सेंट्रोसोम का विभाजन होगा तो क्या होगा दोस्तों, सेंट्रियोल का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा दोस्तों, सेंट्रियोल का निर्माण होगा। अर्थात क्या होता है दोस्तों, लास्ट में क्या हो जाता है, इसमें लास्ट में क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा कोशिका में क्या हो जाता है दोस्तों, बहुत ज़्यादा वृद्धि हो जाती है या विकास हो जाता है, हम कह सकते हैं विकास हो जाता है। किसकी बजाय, G1 फेज की बजाय क्या होता है, कोशिका में वृद्धि G2 में होती है दोस्तों। अर्थात हम इस अवस्था को क्या कह सकते हैं दोस्तों, G1 अवस्था को क्या कह सकते हैं दोस्तों,
पूर्ण संश्लेषण अवस्था भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? पूर्ण संश्लेषण अवस्था भी कह सकते हैं। अर्थात ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पच्चे संश्लेषण अवस्था या पूर्ण संश्लेषण अवस्था की इंटरफेज की कौन सी अवस्था को कहा जाता है दोस्तों? जीवन अवस्था को कहा जाता है। अर्थात बात करते हैं हम दोस्तों कैरियोकाइनेसिस की या एम फेज की। यहाँ दोस्तों एक बात और सुन लीजिए, इसमें इंटरफेज अवस्था कोशिका विभाजन में कितना % योगदान प्रदान करती है? कितना % दोस्तों? 95%। कितना %? 95%। यह भी मोस्ट क्वेश्चन है कि इंटरफेज अवस्था कोशिका विभाजन की कितना % योगदान देता है? इंटरफेज कितना % दोस्तों? 95%। और ये मेटाफेज कितना देता है दोस्तों? 5%। कितना देता है? 5%। देख लीजिए दोस्तों, जल्दी जल्दी ये और देख लीजिए, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। ये क्या है? मेटाफेज माइटोटिक फेज के भाग हैं। या कैरियोकाइनेसिस को क्या केंद्रक विभाजन को क्या 4 चरणों में बांटा गया? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। प्रोफेज में क्या होता है दोस्तों? केंद्रक व केंद्रिका झिल्ली का क्या होता है? लुप्त या नष्ट होने लग जाती है। मिटा देता हूं थोड़ा। हाँ, ये अवस्था कितने चरण पूरे कितने आवर्स में होती है कंप्लीट? 3 आवर्स में समथिंग। कितने आवर्स में कंप्लीट होती है दोस्तों? 3 आवर्स में होती है। अब बात करते हैं प्रोफेज की। इसमें क्या होता है दोस्तों? केंद्रक आवरण, व केंद्रक झिल्ली क्या होता है दोस्तों? लुप्तीकरण हो जाता है। दूसरी बात करें दोस्तों, क्या होता है? सेंट्रियोल का निर्माण होता है। क्या होता है दोस्तों? सेंट्रियोल का निर्माण होता है। प्रोफेज अवस्था में क्या होता है दोस्तों? क्रोमेटिन जालक। क्या होते हैं? क्रोमेटिन जालक क्या होते हैं? संघनित होकर क्या होते हैं? गुणसूत्र का रूप लेते हैं। किसका रूप लेते हैं दोस्तों? गुणसूत्र का रूप लेते हैं। क्रोमेटिन जालक संघनित होकर क्या करते हैं दोस्तों? गुणसूत्र का रूप लेते हैं। और दोस्तों मेटाफेज में और क्या प्रोफेज में क्या होता है? और केंद्रिका का कभी क्या होता है दोस्तों? लुप्त हो जाता है। केंद्रिका भी धीरे धीरे क्या होता है? नष्ट होने लग जाता है। बात करते हैं दोस्तों मेटाफेज की। मेटाफेज में क्या होता है दोस्तों? गुणसूत्र क्या होता है? पट्टिका के रूप में दिखाई देने लग जाता है। या क्या होता है? गुणसूत्र क्या कैसे हो जाते हैं दोस्तों? लंबे मोटे हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? लंबे व मोटे हो जाते हैं। अर्थात गुणसूत्र क्या होते हैं दोस्तों? स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। क्या दिखाई देते हैं? स्पष्ट रूप से दिखाई देने लग जाते हैं। अर्थात हमको गुणसूत्र के बारे में हम अध्ययन करेंगे तो किस अवस्था में करेंगे दोस्तों? कोशिका सेल साइकिल की मेटाफेज अवस्था में हम क्या करेंगे? गुणसूत्र का अध्ययन करेंगे। क्योंकि दोस्तों गुणसूत्र लंबे मोटे व चौड़े हो जाते हैं, जिसको हम आसानी से देख सकते हैं। तीसरी बात करें दोस्तों एनाफेज दोस्तों, ये एनाफेज माइटोटिक फेज की या एम फेज की सबसे छोटी अवस्था होती है। और सबसे लंबी कौन सी होती है दोस्तों? प्रोफेज। सबसे लंबी अवस्था कौन सी होती है? प्रोफेज। एनाफेज सबसे छोटी अवस्था होती है। इसमें क्या होता है दोस्तों? इसमें भी दोस्तों क्या होता है? प्रोटीन का संश्लेषण होता है और क्या होता है दोस्तों? एनाफेज में क्या होता है? सेंट्रियोल होते हैं किस तरफ से पहुंच जाते हैं? कोशिका के दूर पर पहुंच जाते हैं। ये मान लीजिए कोशिका है और ये दूर पे क्या हो जाते हैं? कोशिका के दूर पे क्या पहुंच जाते हैं? सेंट्रियोल पहुंच जाते हैं। वह तंतु का क्या होता है? निर्माण होने लग जाता है। क्या होता है दोस्तों? तंतु का क्या होता है? निर्माण होने लग जाता है। बात करते हैं दोस्तों टेलोफेज की। टेलोफेज क्या है दोस्तों? प्रोफेज अवस्था की क्या है? एंटी है या विपरीत अवस्था है। अर्थात जो प्रोफेज अवस्था में जो कार्य होते हैं वो क्या उसके उल्टा कार्य किस में होने लग जाता है दोस्तों? टेलोफेज में होने लग जाता है। किस में होने लग जाता है? टेलोफेज में। इसलिए दोस्तों टेलोफेज को क्या बोलते हैं? रिवर्स ऑफ प्रोफेज अवस्था भी कहते हैं। टेलोफेज को क्या कहते हैं? रिवर्स ऑफ प्रोफेज
अवस्था भी टेलोफेज को कहते हैं दोस्तों। क्या होता है इसमें दोस्तों, इसमें क्या होता है, क्रोमेटिन जाला क्या होते हैं, असंगठित ना होकर क्या होते हैं, बिखर जाते हैं, अर्थात क्या होता है, क्रोमोसोम का आकार क्या होता है, छोटा होने लग जाता है। क्या होना लग जाता है दोस्तों, छोटा होना लग जाता है, अर्थात केंद्रिका व केंद्र झिल्ली क्या होने लग जाता है दोस्तों, निर्माण होने लग जाता है। सभी प्रोफेज अवस्था क्या होता है, उल्टा होने लग जाता है दोस्तों। इसमें कैसे होते हैं, टेलोफेज में गुणसूत्र कैसे होते हैं, पतले होते हैं दोस्तों, कैसे होते हैं, पतले होते हैं। और इसमें कैसे होते हैं, मेटाफेज में मोटे होते हैं गुणसूत्र। बात करते हैं दोस्तों साइटोकाइनेसिस की। साइटोकाइनेसिस या कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य क्या होता है दोस्तों, कोशिका द्रव्य विभाजन दो प्रकार से होता है। एक तो पादप में कैसे होता है दोस्तों, फ्रेगोसाइटिस या कोशिका पट्टी बोल सकते हैं हम, कोशिका पट्टी। साइटोकाइनेसिस कोशिका द्रव्य विभाजन कैसे होता है दोस्तों, दो प्रकार का होता है, पादप में और जंतुओं में। पादप में कैसे होता है दोस्तों, कोशिका पट्टी के द्वारा होता है, या हम बोल सकते हैं किसके द्वारा होता है, फ्रेगमोप्लास्टिक के द्वारा कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। किस में होता है दोस्तों, पादप में। किस में होता है, पादप में। और जंतु में कोशिका द्रव्य विभाजन किससे होता है दोस्तों, खांच विधि के द्वारा होता है। किस विधि के द्वारा होता है, खांच विधि के द्वारा होता है। ये क्या है दोस्तों, इसे मान लीजिए कोशिका है और इसमें क्या है, धीरे धीरे क्या खांच बनने लग गई, क्या बनने लग गई दोस्तों, खांच बनने लग गई। और ऐसे क्या होता है दोस्तों, कोशिका द्रव्य का विभाजन हो जाता है। बात करते हैं हम दोस्तों G0 अवस्था की। इसमें क्या होता है दोस्तों, कोई भी विभाजन नहीं होता। जैसे G0 अवस्था में कौन सी कोशिका प्रेजेंट होगी, तंत्रिका कोशिका, मतलब जो कोशिका ऐसा अवस्था में प्रवेश नहीं करेगी, वो कहाँ चली जाएगी दोस्तों, G0 अवस्था में चली जाएगी। अर्थात G0 अवस्था में कोई भी किसी भी प्रकार की कोशिका का विभाजन नहीं होता। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया है, अगर कोई कंफ्यूज है किसी भी टॉपिक में, कोशिका से रिलेटेड या बायोलॉजी से रिलेटेड या जूलॉजी बॉटनी, किसी भी केमिस्ट्री फिजिक्स किसी से भी रिलेटेड कोई भी एनीवन डाउट है आपको साइंस से रिलेटेड, तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और जो आज हमने पढ़ा है उनमें भी कोई डाउट है या कुछ आपको लग रहा है कि मेरे को कंफ्यूज है, तो मेरे को आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कटारिया साइंस जोन में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।